ब्रिगेडियर शमीर जख्म खुर्दा सांप की तरह तिलमिला रहा था। फलस्तीनियों ने इस पर मामूली चोट नहीं लगाई थी, मोसाद की कमर तोड़ कर रख दी थी। वजीर आजम के सामने खुसूसी मामलात पर ब्रीफिंग देते हुए इसने महसूस किया था कि वह नॉर्मल इंसान नहीं रहा। अपने कमरे में पहुंचकर इसने ख्वाबावर गोलियां खाकर अपने जहन को कदरे पुरसुकून किया और अब वो डेथ स्क्वाड के खुसूसी ग्रुप का इजलास तलब करने जा रहा था। हैमरख इस इजलास में मौजूद था। इसका बच जाना ही बड़े कामयाबी थी, गो के जर्मन इंटेलिजेंस को बखूबी इल्म हो चुका था कि कैदियों को ले जाने वाले दस्ते पर हमला करने वाले लोग कौन थे, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थे कि इसराइली हुकूमत से बाकायदा एहतजाज कर सकें, क्योंकि इनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा था। शमीर के लिए ज़्यादा खतरे वाली बात यह थी कि अगर इस तरह फ़लस्तीनियों ने अपने गिरफ्तार शुदा साथी रिहा करवाने शुरू कर दिए तो इनके हौसले इतने बढ़ जाएंगे कि फिर इस तूफान के आगे बंद बांधना इनके लिए मुमकिन ही नहीं रहेगा। कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। सारी कौम डीमोरलाइज हो गई है। अगर एक आध ऐसी वारदात और हो गई तो यहूदी कौम का हम पर से एतमाद ही उठ जाएगा। इस अगवा का बदला लेना नागजीर हो चुका है। मुझे अगले 2 रोज के अंदर कोई मुकम्मल इल्म प्लान चाहिए, कोई भी ऐसा प्लान जिस पर अमल करके हम अपने दामन पर लगा दाग धो सकें। इसने मेज पर मुक्के मारते और चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहा और थोड़ी देर आपस में बहस करने के बाद बिलाखिर वो एक शैतानी मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर चुके थे। ब्रिगेडियर शमीर जानता था कि वो अपने इस्लाफ की पॉलिसी अपना कर ही दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है। इसने दुश्मन का घर जलाने के लिए अपने घर को आग लगाने का फैसला कर लिया था। वो जर्मनों को सजा देने पर तुल गया था। अभी जंग अजीम के जख्म ताज़ा थे। एक यहूदी की हैसियत से इसका ईमान था कि जर्मनों में हिटलर की रूह हलाल कर चुकी है और वो कभी ना कभी तारीख दोहराएंगे। बज़ाहिर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी थी, लेकिन शमीर की इतलात के मुताबिक इनकी हमदर्दियाँ आज भी इसराइली दुश्मनों के साथ थीं। गो के वक़्त ने जर्मनों को मुसलहत कोश बना दिया था और बज़ाहिर वो खुद को जर्मनी की नई नस्ल और इसराइल के दोस्त कहने लगे थे। अपने दफ्तर में दाखिल होने पर जब अचानक इसकी मेज पर रखी हॉटलाइन टेलीफोन की घंटी बजी तो चंद लम्हों के लिए रॉ के डायरेक्टर अमरीश पुरी के दिल की धड़कन जरूर बेकाबू हो गई थी। इसका दायां हाथ किसी मैकेनिकी अमल के ताबे क्रैडल की तरफ बढ़ा। वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लाइन पर था। वजीर आजम गैर मुल्की दौरे पर जा रहे थे। अमरीश पुरी की इतलात के मुताबिक इस वक्त उन्हें एयरपोर्ट की तरफ रवाना होना चाहिए था, लेकिन अचानक हॉटलाइन पर गुफ्तगू इसने अंदाजा कर लिया कि सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। वजीर आजम दौरे से वापसी पर भी इसे तलब कर सकते थे। मुझे थोड़ी देर बाद रवाना होना है, ज़्यादा तफसीलात में जाने का वक्त नहीं। हमारे कुछ दोस्त हैं जो खसूसी ताउन की दरख्वास्त कर रहे हैं। इनकी हर मुमकिन मदद करना है, क्योंकि हम लोग भी कहूटा के लिए इनकी मदद हासिल कर रहे हैं। सिक्योरिटी कमीशन के चेयरमैन आपको सब कुछ समझा देंगे। आप खुद तलुबैब जाइए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मुल्क से गैर मौजूदगी के दौरान ये काम हो जाए। हमें इसराइली दोस्तों की खुशनुदी दरकार है, भले इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। वजीर आजम थोड़ी देर बाद लाइन पर मौजूद थे। राइट सर, ओके सर, आपकी मर्जी के एन मुताबिक काम हो जाएगा। अमरीश पुरी ने फ़ोन खड़े होकर सुना था। गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। सिलसिला मुनक़ता हो गया। थोड़ी देर बाद ही वो चेयरमैन सिक्योरिटी कमीशन के कमरे में मौजूद था। दोनों एक दूसरे के बेतकल्लुफ़ दोस्त थे। दोनों ने इंटेलिजेंस में इकट्ठे ही अपने कैरियर का आगाज़ किया था। ब्रिगेडियर शमीर हमसे खसूसी ताउन मांग रहा है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बराह रास्त दरख्वास्त की है, तो आज शाम की फ़्लाइट से निकल जाओ। प्राइम मिनिस्टर की दरख्वास्त है कि मामलात इनके गैर मुल्की दौरे के दौरान ही निपटा दिए जाएं। इस बात का ख्याल रखना है कि श्रीनगर में हम इन लोगों की मदद के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते और कहूटा को नज़रअंदाज कर देना हमारे लिए अपने हाथों अपनी कब्र खोदने के मुतरादिफ होगा। चेयरमैन ने तवील सांस ली। मैं इन यहूदियों को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। साले हमारे बाप हैं। मुझे अंदाज़ा है कि हमारी मदद की बहुत बड़ी कीमत वसूल करेंगे। हम तो नाम के बुनिये हैं, असल में तो बुनिये ये हैं जनाब, एक के 100 वापस वसूल करने वाले। खैर मैं तैयार हूँ। अमरीश पुरी को बहुत कुछ समझ आ गई थी। वो जान गया था कि कहूटा के एटमी प्लांट की तबाहकारी के लिए इसराइल ने जो खसूसी मिशन इंडिया भेज रखा है और मोसाद इस ज़मन में जिस फराखदिली से भारत की मदद कर रही है, इसका मुआवजा यहूदी ज़रूर वसूल करेंगे और ब्रिगेडियर शमीर यकीनन उन्हें बड़े इम्तिहान में डालेगा। अमरीश पुरी ने यहीं से खसूसी लाइन पर अपने मातहतों को हिदायत जारी कर दी और इसी रोज़ शाम की फ़्लाइट से रॉ के 3 आला अफसरान की एक टीम लंदन जा रही थी। ये लोग डिप्लोमेटिक कोर के साथ आज़म सफ़र थे। बज़ाहिर उन्होंने आउट करने वाली टीम का रूप धार रखा था।
और लंदन के भारतीय कौंसलेट में हिसाब किताब की छानबीन के लिए जा रहे थे। लंदन के गिटविक एयरपोर्ट पर अमरीश पुरी और इसके 2 मातहतों को सफारत खाने के आला अफसरान ने खुशामदीद कहा। चूंकि डिप्लोमेट्स की आमदोरफ्त मामूल की कार्रवाई थी, इसलिए किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। उन्होंने लंदन के भारतीय हाई कमीशन में बमुश्किल 6-7 घंटे गुजारे थे जब उन्हें ताज़ा खबर पहुंच गई। ब्रिगेडियर शमीर ने इंतहाई सिक्योरिटी को मलहूज़े खातिर रखते हुए रहा कि अफसरान के तालुबैब आने का प्रोग्राम अचानक तब्दील कर दिया था और वो अपने 2 मातहतों के साथ ऐसे ही किसी डिप्लोमेट कोर की आड़ लेकर लंदन के इसराइली सफारत खाने में पहुंच चुका था। अगले रोज इसराइली सफारत खाने ने एक तकरीब का एहतमाम किया था जिसमें दुनिया भर के सफारती नुमाइंदे मौजूद थे। इन सफारती नुमाइंदों में अमरीश पुरी और इसके 2 साथी भी शामिल थे। शराबो शबाब के नशे में डगमगाते सैकड़ों मेहमानों को कानोकार खबर न हुई कि अमरीश पुरी और इसके दोनों साथियों को इसराइली हुक्काम ने किस तरह सफारत खाने के एक महजूज कमरे में पहुंचा दिया। कमरे में जिंदगी अपने तमाम तर आसाइशों समेत इनकी मुंतजिर थी। अभी इन्हें बैठे 2-3 मिनट ही गुजरे थे जब उन्होंने बगली दरवाजे से एक नाजुक अंदाम हसीना को शराबों से लबालब जाम ट्रे में रखे अंदर आते देखा। इस सायरा ने जिस्म पर लिबास के नाम पर बमुश्किल 2 धजियां बांध रखी थी। नाजो अदा के करीबन सभी अंदाज इसने चंद लम्हों में अमरीश पुरी और इसके साथियों को दिखाते हुए जाम इनके होंठों से लगा दिए थे और अब मुअद्दब अंदाज में कमरे के कोने में अगले हुक्म की मुंतजिर खड़ी थी जब अचानक ही इसकी पुश्त पर दूसरा बगली दरवाजा खुला और अमरीश पुरी ने मोसाद के ब्रिगेडियर शमीर को अपने 2 मातहतों समेत अंदर दाखिल होते देखा। ब्रिगेडियर शमीर को अमरीश पुरी हजारों पर्दों में पहचान सकता था। दोनों ने पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक कई खुफिया मीटिंग्स की थी और अब श्रीनगर में मोसाद और रा ने मुश्तरका ऑपरेशन भी इस सिलसिले में शुरू किया हुआ था। इंतहाई मुनाफिकाना मुस्कुराहटों के साथ दोनों ने एक दूसरे का खैर मकदम किया। फिर सब ने बारी बारी गर्मजोशी से मुसाफा किया। इस दौरान वही हराफा जिसने इन तीनों को आलम मदहोशी की सैर करवाई थी अपने हाथों में 3 और जाम एक ट्रे में सजाए लेकर लहराती हुई वहां आई और थोड़ी देर बाद शमीर और इसके दोनों साथी अपने हाथों में जाम थामे इनके सामने सोफों में धंस चुके थे। ब्रिगेडियर शमीर का इशारा पाकर वो हराफा जिस तरह आई थी इसी तरह अपनी कमर को लचकलाती हुई खाती वापस चली गई। दोनों आपस में पाकिस्तानी एटमी प्लांट पर गुफ्तगू करने लगे जबकि इनके साथी बड़े मुअद्दब अंदाज में खामोशी से इनकी बातें सुन रहे थे। इस दरमियान ब्रिगेडियर शमीर ने अमरीश पुरी को हर मुमकिन तरीके से इस बात का एहसास दिलाया था कि मोसाद के ताउन के बगैर वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। अमरीश पुरी बज़ाहिरी तो इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था लेकिन दिल ही दिल में वो जल भुन कर कबाब हो रहा था। यहूदियों के एहसास तकब्बुर का इसके साथियों ने भी सख्त नोटिस लिया था। अमरीश पुरी अपने दोनों साथियों की आंखों में लहराते एहसासात को पढ़ने के फन में यकताए रोजगार था। इसकी इस खूबी ने इसे इतनी तेजी से तरक्की के मनाजिल तय करवाई थी कि इसको अपने मातहतों की हरकत व सकनात से इनके दिलो दिमाग में मुतज़न ख्यालात का अंदाज़ा हो जाता था और वह इनकी साइकोथेरेपी की कोई ना कोई सूरत निकाल कर इन्हें रूबाए अमल रखता था। मेरे ख्याल से हम अब दूसरी बात भी कर लें। इसने बज़ाहिर तो ब्रिगेडियर शमीर को वक्त की नज़ाकत का एहसास दिलाया लेकिन अपने लहजे की तलखी पर वो 1000 कोशिश पर भी काबू नहीं पा सका था। ब्रिगेडियर शमीर ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो भी इसी मैदान का खिलाड़ी था। मोसाद के अजियत पसंद सरबराह को इंसानी बेबसी और बेकसी के ऐसे मनाजर देखने का जुनून था। वो दिल ही दिल में अमरीश पुरी की इस हालत पर झूम कर रह गया। मेरे ख्याल में पहले खाना खा लीजिए, इसके बाद हम सारी रात इत्मीनान से बात कर सकेंगे। इसने अमरीश पुरी का जवाब सुने बगैर अपने सोफे की एक साइड पर लगा बटन दबा दिया। अमरीश पुरी कटकर ही तो रह गया था। इसका मतलब था कि अभी इन्हें मजीद 2-3 घंटे ब्रिगेडियर शमीर के तंजो तशना का सामना करना पड़ेगा। अगर वजीर आजम और चेयरमैन सिक्योरिटी कमीशन की तरफ से मोसाद के साथ ताउन की खसूसी हिदायत इन्हें ना मिली होती तो अमरीश पुरी ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत रखता था। लेकिन अपने मुल्क की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस कंपनी के सरबराह की हैसियत से इसे इस बात का भी एहसास था कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो भूत बनकर इनके और मगरबी दुनिया के सर पर सवार है, इसके तदारक के लिए वो लोग कदम कदम पर मोसाद के मोहताज हैं। कभी कभी अमरीश पुरी को हैरत होती कि पाकिस्तान में मोसाद के ज़राए इत्तलात कहीं कहीं रॉ से भी ज़्यादा थे। इस बात का इल्म तो इसे बाद में हुआ कि एक मखसूस तबके के लोगों के ज़रिए मोसाद ने अपनी जड़ें पाकिस्तान में बहुत गहरी उतार ली हैं। वो लोग इस मखसूस अहलियत से बैनुल अक़वामी सतह पर खसूसी ताल्लुकात रखने की वजह से इनकी हमदर्दियाँ हासिल कर चुके थे। मोसाद बैनुल अक़वामी सतह पर इनके साथ जो ताउन कर रही थी, इसके एवज़ इस तबके के लोग पाकिस्तान के सरकारी राज मोसाद तक पहुँचाने के पाबंद थे।
वही जोहरा जमाल अपने पहलू में अपने जैसी 3 और जिनसी बिल्लियों के हमरा थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर इनकी खिदमत में हमातन मसरूफ थी। चारों यहूदने अमरीश पुरी और इसके साथियों को यहूदी प्रोटोकॉल के मुताबिक पेश कर रही थीं। ये मामूल की कार्रवाई थी। अमरीश पुरी और इसके साथी यहूदी खसूसन मोसाद के आदाब महफिल से बखूबी आगाह थे। उन्होंने दुनिया के जिस मुल्क में भी मोसाद के अफसरान के साथ कोई कारोबारी नौइयत की मुलाकात की, वहाँ मोसाद ने इन्हें शराब और शवाब की रंगीनियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के मौके ज़रूर फराहम किए थे। यहूदी इस मामले में शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा खुद कफील वाक़े होते हैं। गो के रॉ का भी ये सबसे बड़ा और तेज़ तरीन हथियार था। लेकिन अमरीश पुरी इस बात का कायल हो चुका था कि अभी इस मैदान में कोई मोसाद का सानी पैदा नहीं हुआ। इनके मिजाज जायके के मुताबिक हर मुमकिन खाना यहाँ मौजूद था। खाने से पहले वाइन के छोटे छोटे जाम इन लड़कियों ने खुद तैयार करके रॉ के अफसरान के सामने रखे थे। खाने की मेज़ पर भी ब्रिगेडियर शमीर ने अपनी बर्तरी साबित करने का मौका हाथ से जाने न दिया था। इसने हर मुमकिन तरीके से अमरीश पुरी तक ये बात पहुंचा दी थी कि कहोटा के एटमी प्लांट से मुतल्लिक CIA, KGB और रॉ भी वो कुछ नहीं जानते जो मोसाद वाले जानते हैं। अब ये कि एक मोसाद ही रुए ज़मीन पर ऐसी यहूदी इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है जो खुदा न खासा पाकिस्तान के इस एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की अहलियत रखती है। खाने के खात्मे पर जब वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम का रुख कर रहे थे तो अमरीश पुरी और इसके साथी दिल ही दिल में भगवान का शुक्र बजा लाए थे कि अब उन्हें कम से कम कुछ देर के लिए ही सही ब्रिगेडियर शमीर की लॉ ऑफ ग्राफ से निजात मिल जाएगी। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ एक लंबी मेज और इसके गिर्द गिर्द कुर्सियां मौजूद थीं या फिर बरकी आतिशदानों में दहकते अंगारे जिन्होंने लंदन की रगों में उतरती सर्दी का सारा दमखम खत्म करके रख दिया था। दोनों टीमें आमने सामने बैठ गई थीं। थोड़ी देर बाद ही ब्रिगेडियर शमीर अमरीश पुरी को बराह रास्त इसकी आंखों में झांकते हुए अपने अजंकोट से आगाह कर रहा था। इसका तहुकमाना लहजा अमरीश पुरी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त ज़रूर हो रहा था, लेकिन चूंकि पैरोकार ने अपने शास्त्रों से बहुत कुछ सीखा था, ये लोग मुसलमानों की तरह कभी अपने जज्बात को अपनी अकल पर सवाल नहीं होने देते थे। यही था इनकी कामयाबी का राज। दिल की बात दिल में दफन करके शेरी जुबान के दरिया बहाए रखने के फन में वो यहूदियों के भी बाप थे। ब्रिगेडियर शमीर ने इसे तफसील से गुज़श्ता हालात बताने के बाद कहा था कि इसराइली हुकूमत को इस बात का यकीन है कि जर्मनों ने फ़लस्तीनी अगवा कुनंदगान की मदद की है और अगर इन्हें इस तरह ढील दी गई तो जर्मनी में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के लिए नरम गोशा रखने वाले अफसरान के हौसले और बढ़ जाएंगे। मिस्टर अमरीश पुरी, मुझे वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि जर्मनों को इस इंसानियत सोजी का मज़ा ज़रूर चखाया जाए ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज रहे और इसके लिए हमें आप लोगों का ताउन दरकार है। यूँ भी हमारे मफादात और मुहरकात एक हैं। जब हमने आपस में दोस्ती कर ली है तो दोस्ती की ये ट्रैफिक एक तरफा ही क्यों चले, हम एक दूसरे का हाथ क्यों न बटाएं। शमीर एक मरतबा फिर पटरी से उतरने लगा था। आप हमसे क्या चाहते हैं? अमरीश पुरी ने अपने साथियों के जज्बात मजीद कुचले जाने से बचाने के लिए ब्रिगेडियर शमीर की तकरीर को इस मरहला पर ख़त्म करना ज़रूरी समझा। मेरे साथियों ने ये एक्शन प्लान तैयार किया है। इतना कहकर ब्रिगेडियर शमीर ने अपने एक मातहत की तरफ देखा जिसने अपने ब्रीफ केस में से एक फ़ाइल निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दी थी। ब्रिगेडियर शमीर ने फ़ाइल अपने सामने रखकर पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रहा था अमरीश पुरी और इसके साथियों के चेहरों पर एक रंग आता और दूसरा रंग जाता रहा। अपनी बात के खात्मे पर ब्रिगेडियर शमीर ने फातिहाना अंदाज में इनकी तरफ देखा था। ब्रिगेडियर, मैं इस सिलसिले में अपने वज़ीर आज़म को एतमाद में लिए बगैर आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। अमरीश पुरी ने इसे दो टोक अंदाज में जवाब दे दिया। ब्रिगेडियर शमीर ने इनके सामने इतनी ख़तरनाक फरमाइश की थी जिससे भारत की आलमी साख दाव पर लगने का ख़तरा मौजूद था। मैंने यही समझा था कि वज़ीर आज़म ने आप लोगों को ब्रीफिंग देकर भेजा होगा। ब्रिगेडियर शमीर ने बड़े तंज़िया लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, बहरहाल अगर आप मुनासिब समझे तो हम इसी वक्त आपका राब्ता भारतीय वज़ीर आज़म से करवा सकते हैं। आपका शुक्रिया। मैं अपने सफारत खाने तक जाने की इजाज़त चाहूँगा। हम सुबह नाश्ते की मेज़ पर दोबारा मिलते हैं। अमरीश पुरी जानता था कि इसराइली कौंसलेट से महफूज तरीन लाइन पर होने वाली इसकी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत दुनिया की किसी और एजेंसी तक पहुँचे या न पहुँचे, कम अज़ कम मोसाद तक ज़रूर पहुँच जाएगी। वो इस संगीन सूरत हाल पर फौरी तौर पर कोई फैसला करके खुद को मुसीबत में डालना नहीं चाहता था। तकरीब के दूसरे मेहमानों के साथ ही वो लोग भी बाहर आ गए थे। ब्रिगेडियर शमीर और इसके साथियों ने उन्हें इस कमरे से रुखसत कर दिया था। तकरीब वाले हाल तक इनकी रहनुमाई किसी और ने की थी। कौंसलेट का सारा अमला साहिबदान था। अमरीश पुरी की कौंसलेट में आमद कोई मामूली बात नहीं थी।
भारतीय कौंसलेट इनकी आमद के बाद से अपने दफ्तर में मौजूद था। इस दौरान इसने सिर्फ इसराइली हाई कमीशन की तकरीब में शिरकत की थी। इसकी तकरीब में शिरकत के दौरान भी अमले के दूसरे लोग अपनी अपनी जगह मुस्तैद थे। अमरीश पुरी इसके इल्म में लाए बगैर कौंसलेट की खुसूसी लाइन पर यूरोपीय मुल्क के इस भारतीय सफारत खाने से रब्ता कर रहा था, जहां इस वक्त भारतीय वजीर आज़म मौजूद थे। भारतीय वजीर आज़म को एक इस्तकबालिया के दौरान अमरीश पुरी के खुसूसी फ़ोन की इतला दी गई थी। इस्तकबालिया से फारिग होने पर वो अपना तयशुदा प्रोग्राम बदल कर अचानक ही भारतीय सफारत खाने की तरफ चल दिए थे। इनके प्रोग्राम में इस अचानक तब्दीली का मुतल्लिका मुल्क की सिक्योरिटी ने नोटिस तो लिया था, लेकिन वो कुछ कहने या करने की पोजीशन में नहीं थे। मुतल्लिका मुल्क का सिक्योरिटी चीफ वजीर आज़म भारत के प्रोटोकॉल ऑफिसर की तरफ से वजीर आज़म के प्रोग्राम में तब्दीली और भारतीय सफारत खाने में जाने की इतला पाकर एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसने अपने मातहतों को खसूसी सिक्योरिटी अहकाम जारी कर दिए थे। इन्हें अपनी वजारत खारजा और दाखिला की तरफ से बतौर ख़ास कहा गया था कि वज़ीर आज़म भारत की सिक्योरिटी के बंदोबस्त में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि भारत में चल रही आज़ादी पसंद तहरीकों की तरफ से जान का ज़बरदस्त ख़तरा है। सफारत खाने की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुतल्लिका यूरोपीय मुल्क के सिक्योरिटी ने अपने एजेंटों का जाल बिछा रखा था। भारतीय वज़ीर आज़म ने अपनी एम्बेसी में पहुँचते ही मखसूस टेलीफोन संभाल लिया था। ऑपरेटर ने अगले ही लम्हे इसका रब्ता लंदन में अपने कौंसलेट से करवा दिया था और अब अमरीश पुरी लाइन पर मौजूद था। इसने 3-4 मिनट में मोसाद की तरफ से की जाने वाली फरमाइश भारतीय वज़ीर आज़म तक पहुंचा दी थी। मिस्टर पुरी, अगर हर बात का फैसला मैंने ही करना है तो फिर। वज़ीर आज़म ने बात अधूरी छोड़ दी थी। सर, मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मामलात इतने नाजुक हैं कि आपके इल्म में लाना ज़रूरी था। कुछ मुज़ायका नहीं, मेरे ख्याल से अगर कहूटा वाला ऑपरेशन कामयाब हो जाता है तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। वज़ीर आज़म ने इसके सारे खदशात एक ही फिक्रा कहकर ख़त्म कर दिए थे। अमरीश पुरी ने एक मरतबा फिर बेवकत जहमत देने की माफ़ी मांगी और सिलसिला मुनक़ता हो गया। अब वो दूसरी महफूज लाइन पर भारत में सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन से बात कर रहा था। इसने चेयरमैन को बताया था कि इस काम के लिए वो वज़ीर आज़म की इजाज़त हासिल कर चुका है। रात एक पहर ढल चुकी थी जब मोसाद के डायरेक्टर ब्रिगेडियर शमीर को अमरीश पुरी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया। एक जहरीली मुस्कुराहट इसके होंठों पर नाचने लगी थी, गो के थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म इसराइल के साथ होने वाली बातचीत में इसके मुल्क के वज़ीर आज़म ने खदशा जाहिर किया था कि शायद रॉ इस जिम्मेदारी को कबूल न करे, लेकिन ब्रिगेडियर शमीर ने बड़े एतमाद से कहा था, सर, कहूटा भारतीय हुकूमत की भी इतनी ही बड़ी कमज़ोरी है जितनी हमारी। हम पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के ख़तरे की तलवार जब तक इनके सर पर लटकाए रखेंगे, ये लोग सुधाए हुए बंदरों की तरह इशारों पर नाचेंगे। फिर ये भी ख्याल रहे कि हमने इनका बहुत बड़ा काम करने का बेड़ा उठा रखा है। ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से कुछ अच्छी खबर का मुंतज़िर रहूँगा। इसराइली वज़ीर आज़म अपनी काबीना के सीनियर अरकान के साथ बड़ी बेचैनी से ब्रिगेडियर शमीर के फ़ोन का मुंतज़िर था। मुसलसल और जानलेवा इंतज़ार से इसके साथियों के आसाब तड़पने लगे थे, लेकिन वो बड़े मजबूत आसाब का मालिक था। ब्रिगेडियर शमीर की तरफ से कामयाबी का सिग्नल मौसूल होते ही इन लोगों ने खुशी से ज़ोरदार नारे बुलंद किए थे। इसके साथ ही फतह के जाम टकराने लगे। सेहूनियत के अलंबरदार और चांकिया के चेले चांटे मिलकर एक घिनौना खेल रचाने जा रहे थे। उन्होंने इंसानों के लिए मौजूद किसी भी इंसानी ज़ाब्ते को खातिर में न लाने का फैसला कर लिया था। इनके नज़दीक बैनुल अक़वामी कवानीन बनाए ही इसलिए गए थे कि कोई उन्हें तोड़े। ये लोग जिसके हाथ लाठी इसकी भैंस के कायल थे और जानते थे कि किसी भी खिलाफ तवक्का या खिलाफ बैनुल अक़वामी कवानीन पर कोई आफत नहीं टूट पड़ेगी। सफारती सतह पर एहतजाज ज़रूर होगा, लेकिन ऐसे जाने कितने एहतजाज रोज़ाना रिकॉर्ड पर आते हैं। पीएम की मामूल के परवाज़ बम्बई के सांता क्रूज़ हवाई अड्डे पर उतरी थी। ये परवाज़ वाशिंगटन से म्यूनिख होती हुई बम्बई आई थी। दोनों जर्मन सफारतकार जिन्हें दिल्ली के कौंसलेट में खिदमत अंजाम देना थी, म्यूनिख से इस परवाज़ के जरिए बम्बई पहुंचे थे, जहां से उन्हें अगले रोज़ एयर इंडिया की एक परवाज़ से दिल्ली जाना था। मामूल के मुताबिक उन्होंने अपना सामान उठाया और लाउंज से बाहर आ गए। चूँकि सफारतकारों की आमदो रफ्त कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या नहीं था, ना ही लोगों ने अपने सफारत खाने को खसूसी इंतजामात की दरख्वास्त की थी, ना ही भारतीय वज़ीर दाखिला के लिए यह कोई खसूसी केस था, इसलिए यहाँ कोई ख़ास इंतजामात देखने में नहीं आ रहे थे। लाउंज के बाहर मौजूद टैक्सियों की कतार की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने एक टैक्सी में अपना सामान रखा और इसे हल्टन होटल अपनी मंजिल बताकर बैठ गए। जैसे ही टैक्सी एयरपोर्ट से बाहर होटल की तरफ जाने वाले शाहराह की तरफ घूमी, 3 कारों ने मुख्तलिफ अतराफ से इसका ताकुब शुरू कर दिया।
एयरपोर्ट के बाहर वाली सड़क कदरे सुनसान थी। एक ट्रैफिक सिग्नल के नजदीक टैक्सी रुकते ही दो कारों ने टैक्सी को घेर लिया। एक कार टैक्सी के सामने रुक गई, जबकि दूसरी कार इसके बराबर रुकी, जिसमें दो पिस्तौल बरदार जिन्होंने अपने मुंह नकाब में ढांप रखे थे बाहर निकले और चंद सेकंड्स में उन्होंने अपनी पिस्तौलों के बल पर दोनों को टैक्सी से बाहर खींच लिया। दोनों को अलग अलग दो कारों में डालकर वो लोग वहां से फरार हो गए। जाते जाते उन्होंने टैक्सी ड्राइवर के सर पर इतनी जोरदार ज़रब लगाई थी कि इसके कई घंटे तक होश आने के इम्कानात नजर नहीं आते थे। दोनों सफारतकार इस अचानक पड़ने वाली आफत से बौखला गए थे। इनके लिए ये सब कुछ इतना गैर मुतवक्के था कि सदमे से इनके मुंह से कोई ढंग की बात ही नहीं निकल रही थी। फिर वो कुछ सोचने के काबिल भी न रहे जब अचानक इनके मुंह पर क्लोरोफार्म से भीगे रुमाल रखकर इन्हें बेहोश कर दिया गया। दोनों के साथ ये अमल अलग अलग कारों में दोहराया गया था। दोनों कारें बरक रफ्तारी से एयरपोर्ट के नज़दीक ही एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। ये एक सरकारी दफ्तर था जिसके बाहर इस वक्त सिर्फ एक चौकीदार पहरा दे रहा था। चौकीदार को उन्होंने 2-4 थप्पड़ रसीद करके भगा दिया और खुद 4 कमरों पर मुश्तमिल इस इमारत में घुस गए। दोनों कारें उन्होंने इमारत के अंदर पार्क की थीं। तादाद में वो 5 थे और पांचों ने अपने चेहरे नकाबों से ढांप रखे थे। बेहोश जर्मन सफारतकारों को कंधों पर लादे वो लोग इमारत के अंदर दाखिल हो गए थे। यूं लगता था जैसे उन्हें इस बिल्डिंग के कोने कोने की खबर है और उन्होंने पहले ही से तमाम मंसूबाबंदी कर रखी है। उन्होंने बेहोश सफारतकारों को इमारत के एक कमरे में, जहां आरामदेह सोफे और कालीन बिछे थे, लिटा दिया। चंद मिनट बाद जब वो लोग होश में आए तो इनके चेहरे अपने चेहरों को अरबी रुमालों से छुपाए 3 मुसल्ले नौजवान मौजूद थे, जिन्होंने पिस्तौलों का रुख इनकी तरफ किया हुआ था, जबकि इनके दोनों साथी इमारत की छत पर मोर्चे संभाल चुके थे। इमारत सड़क के किनारे अलग थलग बनी हुई थी और इसकी पोजीशन ऐसी थी कि दूर से आते लोग साफ दिखाई दे रहे थे। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? दोनों सफारतकारों ने होश में आते ही पहला सवाल किया। तुम्हारे तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। फिल वक्त अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो फौरन अपने कौंसलेट को फ़ोन कर दो कि वो पुलिस को हिदायत कर दें कि अगर पुलिस ने इस इमारत के इर्द गिर्द फटकने की कोशिश की तो हम तुम्हें फ़ौरन गोली मार देंगे। फिलहाल अपने लोगों को यही बताना कि तुम दोनों ब्लैक सितंबर के हाथों अगवा हो चुके हो, लेकिन जब तक हम न चाहें यह खबर आउट नहीं होनी चाहिए। वक्त ज़ाया न करो, हमारे कहने पर अमल करो। इनमें से एक नौजवान ने, जो इनका लीडर मालूम होता था, दोनों को तजब्जब में मुब्तला देखकर कहा। दोनों जर्मनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बेबसी से सर झुका दिए। दिल्ली में जर्मन कौंसलेट ने जैसे ही ये फ़ोन वसूल किया, इसने सफारत खाने में रेड अलर्ट का हुक्म दे दिया। अपने अमले को मीटिंग के लिए तलब करते हुए इसने दूसरे ही लम्हे भारतीय वजारत खारजा को हंगामी पैगाम की इतला दी। वजारत खारजा का सेक्रेटरी लाइन पर था। जर्मन कौंसल जनरल ने इसे सूरत हाल की नज़ाकत समझाते हुए इस खबर को सीग़ाए राज में रखने की दरख्वास्त की और दोनों जर्मनों की जान की सलामती के लिए पुलिस या किसी दूसरी एजेंसी को फिलवक्त किसी भी इंतहाई इकदाम से रोकने के लिए कहा। सेक्रेटरी खारजा ने इसके पैगाम का टेप भारतीय सिक्योरिटी चेयरमैन को सुना दिया, जिसमें बम्बई में आला हुकाम को एतमाद में लेकर इस मामले में खामोशी से कार्रवाई की हिदायत करते हुए इन्हें तंबीह करने के अंदाज में कहा कि किसी को भी अगवाकारों के नज़दीक फटकने की इजाज़त न दी जाए, सिर्फ इस इलाके को घेरे में ले लिया जाए। इसने हुक्मन जर्मन बाशिंदों की रिहाई का ऑपरेशन रॉ को सौंप दिया। पुलिस की जीप में सड़क पर दिखाई देते ड्राइवर की फरियाद पर कान नहीं धरे थे, लेकिन जब इसने बताया कि अगवा होने वाले गैर मुल्की हैं तो इनके कान खड़े हो गए थे। पेट्रोल पार्टी ने अपनी जीप से वायरलेस पर कंट्रोल को इस हादसे की इतला दी। इसके साथ ही दूसरी इतला इस चौकीदार की पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंची, जिसको इन लोगों ने भगा दिया था। वो बेचारा भी किसी न किसी तरह गिरता पड़ता नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया था। दोनों इतलात एसपी माथर पर अजाब बनकर नाजिल हुई थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। नया आला सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करके आया था और इसे ये पोस्ट संभाले बमुश्किल 8-10 रोज ही हुए थे जब इसके कैरियर का सबसे मुश्किल केस आन पड़ा था। फौरी तौर पर इसने पुलिस फोर्स को चौकीदार की निशानदेही पर इस मकान को घेरे में लेने का हुक्म दिया था। पुलिस फोर्स के जवान अपनी राइफलें संभाले ट्रकों में सवार हो रहे थे जब अचानक ही माथर ने उन्हें रुकने का इशारा किया। वो खुद एक जीप में इस मुहिम की कमांड कर रहा था। जीप में बैठे इसे चंद सेकंड ही गुजरे थे जब इसका टेलीफोन ऑपरेटर भागता हुआ आया और पुलिस कमिश्नर के फोन की इतला दी। माथर बरक रफ्तारी से फोन पर पहुंचा था। यस सर, इसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। मिस्टर माथर, इस ऑपरेशन की मुकम्मल निगरानी रॉ करेगी और मुझे सख्ती से हिदायत की गई है कि हम इन लोगों की हिदायत के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। कमिश्नर ने मुख्तसर सा पैगाम दिया। माथर के माथे पर बल पड़ गए थे।
यह हुक्म इसको पसंद नहीं आया था। इसके इलाके में इतनी संगीन वारदात हुई थी और अभी इसने कार्रवाई का आगाज ही किया था कि इंटेलिजेंस मैदान में आ गई। वो हाल ही में एकेडमी से फारिग होकर आया था और अपनी तरबियत को ही नौकरी की बुनियाद समझकर काम करना चाहता था। यह बड़ी गैर असूली बात थी, लेकिन न जाने क्यों वो एहतजाज न कर सका। मुझे किन साहब से हिदायत लेनी होगी सर? इसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए पूछा। कर्नल वास्तव से। कर्नल वास्तव ही इस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं। वो अभी लाइन पर आ रहे हैं। गुड लक। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर लाइन से हट गए। अगले ही लम्हे कर्नल वास्तव रॉ का मकामी सरबराह इससे मुखातिब था। मिस्टर माथर, आपकी फोर्स जाए बकुआ के नज़दीक नहीं जाएगी। आप मेहरबानी करके इलाके को घेरे में ले लें, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि मुतशिबा मकान के 500 गज तक पुलिस का कोई जवान दिखाई न दे। हम अगवाकारों को मुस्तैल करके अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। बजा है कर्नल, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं लगता। मेरे ख्याल से पुलिस को कुछ करने की इजाजत ना देना ज्यादती होगी। बिलाखिर वो दिल की बात जुबान पर ले आया। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ यंग ऑफिसर, लेकिन सूरत हाल का सही अंदाजा नहीं है तुम्हें। कर्नल वास्तव ने मुख्तसर सी बात कही। ऑल राइट सर। माथर ने सिलसिला मुनक़ता करने के बाद अपने जवानों को नई हिदायत देना शुरू की। पुलिस के जवान इस अजीबो गरीब हुक्म पर मुंह ही मुंह में बिड़बिड़ाते अपनी जगह पर वापस चले गए। माथर ने उन्हें अगवाकारों के ठिकानों की तरफ जाने वाले रास्तों को घेरे में लेने का हुक्म दिया था और सख्ती से हिदायत की थी कि इसके हुक्म के बगैर कोई कार्रवाई न की जाए। जगदेश और रमेश की कहानी एक जैसी थी। दोनों ग्रेजुएट और बेरोजगार थे। दोनों एडवेंचर पसंद और जिंदगी में कुछ न कुछ कर गुजरने के मुमतनी थे। दोनों इकट्ठे ही रॉ के हत्थे चढ़े थे और बतौर सोर्स काम कर रहे थे। इस काम में पैसे तो उन्हें इतने ज्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन दीगर सहूलियात बहुत ज्यादा थी। यूँ भी काम चूंकि इनकी मर्जी के आइन मुताबिक था, लिहाजा दोनों बड़े खुश थे। इस दरमियान रॉ के लोगों ने उन्हें गैर सरकारी दफातर में मामूली मुलाजमतें भी दिलवा दी थी और इनकी दोस्तियां भी खासी पुख्ता हो गई थी। रॉ के लिए लड़कियां हासिल करना इनके फराइज मुनसबी में शामिल था और दोनों हजरात बढ़ चढ़ कर ये खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। 2 साल से वो बतौर मुखबर काम कर रहे थे। इस दरमियान रॉ के लिए उन्होंने छोटे मोटे बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए थे, लेकिन आज जो मुहिम उन्हें सौंपी गई थी इस पर दोनों फूले न समा रहे थे। रॉ के किसी अफीसर ने इनके गुब्बारों में इतनी हवा भर दी थी कि वो हवा में उड़ने लगे थे। उन्हें बताया गया था कि उन्होंने रॉ के लिए 2 जर्मन सफारतकारों को अगवा करना है और अपना ताल्लुक ब्लैक सितंबर की तंजीम से जाहिर करना है। बाकी सारा काम रॉ ने खुद करना था। 3 ऐसे ही गधे और 2 कारें उन्हें फराहम कर दी गई थीं। ये तीनों गधे इनके डिस्पोजल पर थे, जिस तरह वो चाहते उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। जगदेश ने इस मुहिम की कमांड संभाली थी और रमेश इसका असिस्टेंट मुकर्रर हुआ था। पांचों के साथ रॉ ने 2 मरतबा इस ड्रामे की रिहर्सल की थी। इस दरमियान उन्हें बम्बई के बेहतरीन होटलों में ठहराया गया था और हर मुमकिन अय्याशी करवाई गई थी। पांचों गधों को रॉ के अफसरान बार बार इस बात की यकीन दहानी करवा रहे थे कि वो अजीम तर मुल्की खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इनके काम की इंतहाई खसूसी नोयत के पेश नज़र इस मिशन के खात्मे पर इनकी प्राइम मिनिस्टर से खसूसी मुलाकात का बंदोबस्त भी करवाया गया है ताकि वज़ीर आज़म इनकी मुनासब हौसला अफजाई कर सकें। इस दरमियान उन्हें यह भी बताया गया था कि इनकी ज़रा सी गलती या घबराहट से भारत माता की आलमी सतह पर बदनामी हो सकती है, इसलिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत है। उन्हें बार बार अपने असाब पर काबू रखने की तलकीन की जा रही थी। इस ऑपरेशन की निगरानी पर मामूर रॉ के एजेंटों ने पुलिस को इनके नज़दीक फटकने नहीं दिया था और इनका सारा काम प्रोग्राम के मुताबिक हो गया था और कोई अड़चन पेश नहीं आई थी। कामयाबी से दोनों जर्मन सफारतकारों को यहाँ तक पहुँचाने पर इनका एतमाद बहुत बढ़ गया था और वो समझने लगे थे कि बाकी मामलात भी तयशुदा प्लान के मुताबिक अंजाम पा जाएंगे। जर्मन सफारतकार एक खसूसी प्रवास के जरिए दिल्ली से बम्बई आए थे क्योंकि अगवाकारों ने इनके अलावा और किसी से बात करने से इनकार कर दिया था। ये अगवाकार बड़े ज़बरदस्त तरबियत याफ्ता थे और इनकी किसी हरकत से इस बात का शायबा नहीं गुजरता था कि वो अनट्रेंड हैं। बज़ाहिर अपनी हर हरकत से वो यूं जाहिर कर रहे थे जैसे वो ज़बरदस्त तकरीबकार गोरीले हैं। अगवाकारों के सरबराह ने कौंसल जनरल से फ़ोन पर रब्ता किया था जो इस दफ्तर के अंदर मौजूद था। इसने सबसे पहली धमकी दी थी कि इस मकान के गिर्द अगिर्द कम अज़ कम 100 गज तक किसी किस्म की ट्रैफिक या सिविलियन को गुजरने की इजाज़त नहीं। अगर उन्हें शक भी गुजरा कि कोई इस तरफ से गुजरा है तो वो अगवा करंदगान को हलाक कर देंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।